हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी को धीरे सीटेट एकेडमी में स्वागत है। तो अगर आप सेट 1 नहीं देखे हैं अभी तक कल का वीडियो, ठीक है, तो पहले जाके आप यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाके आप सेट 1 ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सेट 1 में हम लोग हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का मतलब ख़त्म कर चुके हैं। 120 नंबर का जो भी था, 80 नंबर और 40 नंबर आपका सामान्य अध्ययन भी ख़त्म कर चुके हैं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है, ठीक है, ये उन लोगों के लिए होने वाला है जिनका ज्योग्राफी ऑनर्स हो, ठीक है, और जिनका इकोनॉमिक्स हो, या जिसका जो भी होगा, ये दोनों का आज वीडियो होने वाला है। और प्लस में 40 नंबर हम वो भी करेंगे जो कि सबके लिए कॉमन होगा, वो वहाँ से 40 नंबर सबका एक बराबर होगा, उस पर भी आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो पहले आप सब्सक्राइब कर लें, अगर आप नए चैनल से जुड़ रहे हैं तो। और टेलीग्राम में अगर आप जुड़ना चाहते हैं, अगर इसका PDF लेना चाहते हैं, एक दिन पहले वीडियो से एक दिन पहले आप अगर PDF लेना चाहते हैं तो आपको एक नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पर आप मैसेज करके, ठीक है, PDF प्राप्त कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिएगा, 9142 650 549। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर हेलो हाय मैसेज करके PDF प्राप्त कर सकते हैं, टेलीग्राम में जुड़ भी सकते हैं। वैसे भी आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप का लिंक दे दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो दूसरी बात कि अगर आप 9th-10th के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, 9th to 10th का तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। इससे आपको एक पैटर्न, मतलब कि क्वेश्चन पूछने का पैटर्न पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए, हम ज़्यादा आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। और हाँ, थोड़ा सा क्या होगा कि आपको हम जब क्वेश्चन बताएं तो हल्का सा हम टाइम लेना चाहेंगे, इसलिए क्योंकि कुछ का जो इम्पोर्टेंट जो होगा क्वेश्चन, उसका हम चारों ऑप्शन के बारे में, ठीक है, आपको बताते चलें। इससे क्या होगा कि आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। क्वेश्चन के साथ साथ चारों ऑप्शन अगर हमको इम्पोर्टेंट लगा तो हम बता देंगे, और बाकी का हम स्किप करते हुए चलेंगे। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो एक कॉपी कलम लेके बैठिए, ठीक है। जो भी अगर हम चारों ऑप्शन के बारे में बताएं, आप उसको नोट कर लीजिएगा, तभी आपको इस वीडियो को देखने का फ़ायदा प्राप्त होने वाला है। और अन्यथा तो सिर्फ आप यहाँ आंसर देखने आए हैं तो फिर मज़ा नहीं आने वाला है। तो अगर आपके पास टाइम है तो 1 घंटा टाइम निकाल के हमको दीजिए कि हम आपका तैयारी एक अच्छे से करवा सके, और आपका एक सीट 9 to 10th में हम दिलवा सकें। अगर आप चाहते हैं टीचर बनना है तो थोड़ा सा आप हमको 1 घंटा सिर्फ अपना टाइम दे दीजिए, बाकी आपका 23 घंटा आपके पास है, ठीक है। चलिए तो हम आज का वीडियो की शुरुआत करते हैं। जिसका भी भूगोल और इकोनॉमिक्स होगा, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का हम वीडियो कल अपलोड कर चुके हैं। आइए तो हम इसका शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है, और इसका आंसर अगर आप लोग देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में करते चलिएगा, ठीक है। आइए, पहला प्रश्न क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है, ठीक है। कौन सा जलडमरू मध्य है जो काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है, तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी। इसका राइट आंसर क्या है? तो बी हो जाएगा, बास्पोरस जलडमरू मध्य, ठीक है। ये जो क्या करती है कि काला सागर को, ठीक है, मरमरा सागर से जोड़ता है। चलिए, अब हम बात करें ऑप्शन नंबर 1 की। अगर हम बात करें बेरिंग जलडमरू मध्य की, तो बेरिंग जलडमरू मध्य जो है ये किसको जोड़ती है? तो आप नोट कर लीजिएगा, ये जो है आपका आर्कटिक सागर, ठीक है, ये किसको जोड़ती है? ये आपका आर्कटिक सागर। अगर आप कॉपी कलम लेके बैठे हैं तो लिखते चलिएगा, आर्कटिक सागर एवं, ठीक है, आर्कटिक सागर एवं, ठीक है, बेरिंग सागर को जोड़ती है, ठीक है, बेरिंग सागर को जोड़ती है, याद रखिएगा। ये किसको जोड़ती है? तो आर्कटिक सागर एवं बेरिंग सागर को जोड़ती है। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बोलो ऑप्शन नंबर सी की ओर। सी किसको जोड़ती है देख लेते हैं। मलक्का, देख रहे हैं आप, मलक्का जलडमरू मध्य, ये किसको जोड़ती है? तो लिख लीजिए, ये जो है आपका जावा सागर। 1 मिनट, थोड़ा कलर चेंज करने दीजिए। आइए, ये किसको जोड़ती है? तो ये आपको जावा सागर, ठीक है, और इस किसको? तो बंगाल की खाड़ी को, ठीक है, बंगाल की खाड़ी को याद रखिएगा। जावा सागर और बंगाल की खाड़ी को कौन? तो मलक्का जल संधि जोड़ती है, खाड़ी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन की, मतलब अगला ऑप्शन नंबर डी की ओर चले। तो डी में क्या है आपका? पाक जलडमरू मध्य। तो पाक जलडमरू मध्य किसको जोड़ती है? तो लिख लीजिए, बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर को, ठीक है, किसको जोड़ती है? तो बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर को, ठीक है, कौन? तो पाक जलडमरू मध्य, अरब सागर को,
ठीक है। चलिए, तो ये भी हो गया आपका, चारों का चारों ऑप्शन हो गया, इसको आप कॉपी में नोट करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए, एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त को क्या कहलाता है? ठीक है, क्या कहलाता है? तो मतलब एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव को, देखिए कहने का मतलब ये आप गोल देख रहे, सॉरी, ठीक है, यहाँ ये जो हो गया ना, ये आपका उत्तरी ध्रुव हो गया, ऊपर में जो है आपका उत्तरी ध्रुव, ये हो गया आपका दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अब बोल रहा है कि एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त क्या कहलाता है? तो यहाँ से एक काल्पनिक रेखा खींचा गया है। काल्पनिक रेखा कहने का मतलब कि आप रेखा मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई लाइन पार दिया है और आपको दिखेगा, वो एक काल्पनिक है, एक कल्पना है, आप बस एक कल्पना कर सकते हैं। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के बीच एक रेखा पारा हुआ है, ठीक है, यही आपका काल्पनिक रेखा है। इसको हम क्या बोलते हैं पता है? इसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। यही पूछ रहा है क्योंकि अर्धवृत्त क्या कहलाता है, तो ये जो है इसी को हम क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा बोलते हैं। ठीक है, अब अगर इसी को पूछ दें, इस टाइप का जो रेखा पड़ा हुआ रहता है, इसको, इस रेखा को हम क्या बोलते हैं? इसको हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या एक मिनट, या इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम विषुवत रेखा बोलते हैं, आप पढ़े भी होंगे। इसी को हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। यानी कि 0 डिग्री अक्षांश को 0 डिग्री अक्षांश मतलब अक्षांश रेखा भी बोलते हैं, विषुवत रेखा भी बोलते हैं और भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। तो चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 का देशांतर रेखा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखिए, सूर्य की सतह का तापमान लगभग है, तो सूर्य का सतह का तापमान लगभग कितना है? चलिए, तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर कीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6000 सेंटीग्रेड। ठीक है, कितना है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है? ये सबको पता होगा, 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। समुद्र, ठीक है, का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है? ठीक है, समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है? तो ये क्या कहलाएगा? 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ऋणात्मक संचरण है। क्या है? तो ऋणात्मक, ठीक है, संचरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? कि 2 समांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को क्या कहते हैं? ध्यान से देखिए, 2 समांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, भ्रंश घाटी कहते हैं। ठीक है, अब भ्रंश घाटी जो है, इसका एक उदाहरण क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, नर्मदा घाटी जो है ना, नर्मदा घाटी आप लिख लीजिएगा, कभी पूछ देगा आपसे, नर्मदा घाटी किस घाटी का उदाहरण है? नर्मदा घाटी, ठीक है, किस घाटी का उदाहरण है? तो आपको बोलना होगा कि भ्रंश घाटी का। नर्मदा घाटी किस घाटी का उदाहरण है? तो भ्रंश घाटी का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? कि 2 समांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहते हैं? अभी आपसे धंसे हुए भाग को पूछा था, जो भ्रंश घाटी आंसर हुआ। अभी आपसे क्या पूछ रहा है? उठे हुए भाग को क्या कहते हैं? तो उठे हुए भाग को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ठीक है, 2 समांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहते हैं? तो ब्लॉक पर्वत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सील क्या है? ठीक है, तो सील क्या है? तो याद रखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समांतर चादर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर क्या है? चलिए आइए देखते हैं 9 नंबर क्या है। चट्टानों का घुलनशीलता किस क्षेत्र में प्रमुख है? तो चट्टानों की घुलनशीलता किस क्षेत्र में प्रमुख है? तो चूना पत्थर के क्षेत्र में प्रमुख है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आइए 10 में क्या है? दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें, दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें बालू के कणों का अनुपात अधिक और मृत्तिका की मात्रा कम होती हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम दोमट मिट्टी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आइए, दिल्ली के लाल किले में, ठीक है, किस चट्टान का प्रयोग किया गया है? दिल्ली के लाल किले में किस चट्टान का प्रयोग किया गया? तो याद रखिएगा, बलुआ पत्थर चट्टान का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को, ठीक है, आर्द्रता ग्राही कण कहते हैं क्योंकि,
क्यों कहते हैं? चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश में मुख्यतः चलती है। तो क्या चलती है, कौन सी हवा चलती है? तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पछुआ हवा चलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है कि समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है। ठीक है, तो कितना होता है? तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा आप। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि कैस्पियन सागर का झील अवस्थित है। तो कैस्पियन सागर का झील अवस्थित है। ठीक है, तो कहाँ पे अवस्थित है? तो याद रखिएगा। ठीक है, ये कुछ यूरोप और कुछ एशिया में अवस्थित है। ठीक है, कैस्पियन सागर का झील अवस्थित है, तो कुछ मतलब कि यूरोप में भी है, कुछ एशिया में भी अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है? ये बहुत आपका वीवीआई पॉइंट है। ठीक है, इसको थोड़ा फोकस कीजिएगा। नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है? ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपको वो देश नहीं दिया हुआ है। ठीक है, क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लिख लीजिएगा, नियाग्रा जलप्रपात जो है ये अमेरिका, एक मिनट आपको लिखवा देते हैं, लिख लीजिए अमेरिका। ठीक है, नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है? तो अमेरिका प्लस कनाडा, अमेरिका प्लस कनाडा की सीमा पर है। ठीक है, की सीमा पर है। अगर ऑप्शन भी इस टाइप का अगर दे आपको, ठीक है, अमेरिका और कनाडा भी दे तब मारिएगा। अगर अमेरिका और कनाडा नहीं दे तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, या एक से अधिक आप मार सकते हैं। तो नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है? तो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, आइए, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, तो सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल है। सिंधु नदी जो है वो कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। याद रखिएगा, सिंधु नदी हो गया, नर्मदा नदी हो गया, ताप्ती नदी हो गया, ये सब कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। तो इसका उद्गम स्थल पूछ रहा है आपसे, तो इसका उद्गम स्थल कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलाश हिमानी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे, कहने का मतलब कि मिस्र की नील जो है वो नदी विश्व की सबसे क्या है? चौड़ी नदी है, लंबी नदी है, कि गहरी नदी है, या छोटी नदी है? तो क्या है? तो ये आपका सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो ऐसे ही पूछा जाता है कि सबसे लंबी नदी कौन है? तो नील नदी। मिस्र की देन किसे कहा जाता है? नील नदी को। ठीक है, नील नदी को मिस्र की देन कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? जोन एस्ट्रा थ्योरी का प्रतिपादन किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया था? तो किस भूगोलवेत्ता के द्वारा किया गया था? 19 का क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टेलर के द्वारा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, चलिए, बोला निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। ठीक है, चलिए सुमिलित करते हैं। क्या है? खेतड़ी। तो खेतड़ी है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी आपका तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नवेली किसके लिए प्रसिद्ध है? ये लिग्नाइट कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखते हैं। जादूगोड़ा ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपका यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो एक लास्ट बचा आपका क्या हो जाएगा? लोहा के लिए। तो इसका देखिए, 1 का 1, 2 का 2 और 3 का 4 किस में है? 1 का 1, 2 का 2 और 3 का 4। तो देखिए ये आपको यहाँ सामने दिख रहा है, 3 का 4, 1 का 1 और 2 का 2, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बी। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं, 21 की ओर चलते हैं। 21 देख लेते हैं क्या है? कृष्ण छिद्र, ठीक है, सिद्धांत के प्रतिपादक थे, कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 का इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, एस चंद्रशेखर कौन थे? तो एस चंद्रशेखर थे। देखिए यहाँ पे एक बहुत आपका अच्छा प्रश्न छुपा हुआ है, सीवी रमन। ठीक है, इसका नाम आप लोग सुने होंगे कि सीवी रमन को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नहीं जाने तो लिख लीजिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 देकर कि सीवी रमन को, ठीक है, एक मिनट, चलिए, तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, सीवी रमन। तो लिखना है पॉइंट में कि सीवी रमन को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया। ठीक है, तो कब दिया गया था? तो लिख लीजिए 1930 में दिया गया था। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एस चंद्रशेखर। चलिए, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष। आपको लिखना है पॉइंट में, एक प्रकाश वर्ष बराबर, ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, लिख देते हैं। चलिए, एक प्रकाश वर्ष बराबर, एक प्रकाश वर्ष बराबर, ठीक है, एक प्रसार वर्ष बराबर कितना होता है? अगर किलोमीटर में पूछे तो आपको बताना है 9.46, ठीक है, गुने 10 के पावर 12, ठीक है, 10 के पावर 12 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 गुने 10 के पावर 12, ठीक है, ये आपका 10 के पावर 12 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आइए, बृहस्पति ग्रह से टकराने वाला उल्का पिंड था। तो बृहस्पति ग्रह से टकराने वाला उल्का पिंड कौन था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, शुमेकर लेवी 9। ये जो उल्का पिंड था ये बृहस्पति ग्रह से टकराया था। अब देखिए, आपको याद रखना है बृहस्पति ग्रह जो है यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे पहली बात, बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरी बात कि इसका एक जो उपग्रह है, ठीक है, जो ज्ञानीमीड जो उपग्रह है उस सभी ग्रहों में, सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। मतलब कि बृहस्पति का एक उपग्रह ज्ञानीमीड सभी उपग्रहों में बड़ा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? मतलब कि न्यूनतम में आपको बताना है। देखिए यहाँ तो ऐसे आपको मतलब नहीं दिया हुआ है, आंसर जो बुक में दिया हुआ है वो आपको हम पहले बता देते हैं। बुक के हिसाब से आंसर आपको दिया हुआ है 364,000 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन आप जब लुसेंट पढ़िएगा, ये न्यूनतम की बात कर रहा है। अगर आपको नॉर्मली ऐसे पूछा जाए कि चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है, तो वो आप याद रखिएगा, ठीक है, 3 लाख, ठीक है, 84,365 किलोमीटर, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 3,84,365 किलोमीटर है। लेकिन बुक के अनुसार आपका कितना दिया हुआ? 364,000 किलोमीटर। तो शायद यहाँ न्यूनतम बोल रहा है, इसलिए शायद ऐसा मतलब कि 364 माना गया है कि सबसे मतलब आसपास में लिया गया है, और नहीं तो आपको एग्जैक्ट डाटा याद रखना होगा, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बुक के हिसाब से। हमारे हिसाब से चलिएगा तो हम तो बोलेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हम जानते हैं 3,84,000, ठीक है, 365 किलोमीटर। लेकिन खैर चलिए, बुक के हिसाब से ही सही होगा। आगे चलते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आइए, भूवैज्ञानिक के अनुसार पृथ्वी का आकार है, ठीक है, तो भूवैज्ञानिक के अनुसार पृथ्वी का आकार कितना कैसा है, ठीक है। तो 25 का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एक लवक्ष दीर्घवृत्तिज है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। आइए, क्या है कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? बहुत अच्छा आपके लिए वीवीआई प्रश्न है, याद रखिएगा। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1973 में, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इसके ऊपर, बाघ परियोजना पे हम करंट के ऊपर देख लें कि करंट में इससे कैसा प्रश्न बनता है, ठीक है। तो करंट के भी से आप पॉइंट दे के लिखेगा 2022 के अनुसार, 2022 के अनुसार, ठीक है, 2022 के अनुसार बाघ की टोटल संख्या कितनी है? 2022 के अनुसार बाघों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब 2022 में बाघों की मतलब संख्या गिना गया तो निकला 3,167, ठीक है। 2022 के रिपोर्ट के अनुसार बाघों की संख्या कितनी है? 3,167। अच्छा, अब थोड़ा सा अगर आपसे यहाँ पूछ ले कि किस राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है, किस राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है, तो वो कौन सा राज्य हो गया? तो वो आपका हो जाएगा एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे अधिक है, कितना है? तो 526, याद रखिएगा। ये करंट के व्यू से आपको हम पॉइंट लिखवा रहे हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे अधिक है, कितना है? तो 526 है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है, ठीक है। ये किस नदी पर बना हुआ है? तो याद रखिएगा ये सतलज नदी पर बना हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ से आपको क्या क्या क्वेश्चन निकलेगा। सबसे पहले आपसे अगर पूछ लिया जाएगा कि ये जो भाखड़ा नागल बांध है, ठीक है, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध कौन है? तो भाखड़ा नागल बांध हो गया, ठीक है। तो आप बताइए कि भारत का सबसे मतलब कि बड़ा बांध कौन सा, पहला नंबर पे कौन है?
दूसरा पे अगर भाखड़ा नागल बांध है तो पहला पे कौन है, तो पहला पे आपका हो जाएगा सरदार सरोवर बांध, ठीक है, वो किस नदी पे है, तो वो आपका नर्मदा नदी पे है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। 28 में क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है, ठीक है, तो कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है। तो कलपंकम परमाणु विद्युत केंद्र ये कहाँ पे है, ये केंद्र कहाँ है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु, लिख लीजिए आप, ये कहाँ है, तो ये आपका तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु। चलिए अगला पॉइंट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। देखिए, भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है, ठीक है। तो सबसे पहले बात आपको याद रखना है कि भूकंप के कितने तरंग होते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाएगा भूकंप के कितने तरंग होते हैं, तो लिख लीजिए भूकंप के 3 तरंग होते हैं, ठीक है। भूकंप के कितने तरंग होते हैं, तो 3 तरंग होते हैं। भूकंप 3 प्रकार के, मतलब कि भूकंपीय तरंग 3 प्रकार के होते हैं, भूकंप नहीं, भूकंपीय तरंग कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो पहला लिख लीजिएगा पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग, ये तीनों का तीनों आपको दिया हुआ है, पी एस एल, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आपसे यहाँ क्या पूछ रहा है कि भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन होता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो एल तरंग, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न आपको निकल के आएगा, ठीक है, कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो याद रखिएगा सीस्मोग्राफ से, ठीक है, किससे मापी जाती है, तो सीस्मोग्राफ से मापी जाती है, ठीक है, ये हम आपको लिख देते हैं। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो सीस्मोग्राफ से मापी जाती है, आपको याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है, तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी को कहा जाता है। चलिए अब हम कोसी के बारे में कुछ 2-4 फैक्ट जान लेते हैं, ठीक है। कोसी के बारे में याद रखिए, कोसी की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो कोसी की सहायक नदी याद रखिएगा, पहला आपका लिख लीजिए 2-3 नाम, ज़्यादा नहीं, ठीक है, अरुण, एक मिनट, इसका राइट आंसर हो गया ये, ठीक है। इस कोसी की सहायक नदी हम लिखवा रहे हैं आपको, ठीक है, कोसी की सहायक नदी, ये सब पॉइंट आपको लिखना होगा क्योंकि आगे पीछे पूछ लिया जाता है। तो पहला पे आप लिख लीजिए, क्या लिख लीजिएगा, अरुण, ठीक है, अरुण इसकी सहायक नदी है, ठीक है। दूसरा पे लिख लीजिए तमोर, क्या लिख लीजिए, तमोर, ठीक है। और तीसरा पे आप लिख लीजिए इंद्रवती, ठीक है, तीसरा में क्या हो जाएगा, इंद्र या इंद्रावती, ठीक है, सॉरी यहाँ न छूट गया, इंद्रावती, ये हो गया 3 इसकी सहायक नदी, और भी हैं 1-2, ठीक है, लेकिन आप कम से कम 3 का नाम जानना जरूरी है। चलिए ये हो गया। अब थोड़ा सा और एक पॉइंट याद रखिए, कोसी जो है ना, ठीक है, कोसी कहाँ से निकलती है, कोसी कहाँ से इसका उद्गम, तो याद रखिए नेपाल में हिमालय से निकलती है, कोसी नदी कहाँ से निकलती है, तो नेपाल के हिमालय से निकलती है, ठीक है, ये भी पॉइंट याद हो गया। अगला तीर का निशान देकर लिख लीजिए कि कोसी नदी को, ठीक है, कोसी नदी को, ठीक है, मार्ग परिवर्तन के लिए, ठीक है, जाना जाता है, कोसी नदी को मार्ग परिवर्तन के लिए जाना जाता है, ठीक है। अगर कभी पूछ दे ऐसी कौन सी नदी है, ठीक है, जो मार्ग परिवर्तन के लिए जाना जाता है, तो कोसी नदी को मार्ग परिवर्तन के लिए जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। सुएज नहर को कब खोला गया था, तो सुएज नहर को कब खोला गया था, आपसे ये पूछ रहा है, तो इसका बाय डेट आप याद रखिएगा, ठीक है, 17 नवंबर, कब खोला गया था, 17 नवंबर 1869 को खोला गया था। सुएज नहर को कब खोला गया था, 17 नवंबर 1869 को खोला गया था। अगर आपको इसी में पूछ दे, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, तो बी हो जाएगा। चलिए अगर इसमें आपको पूछ दे कि सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ठीक है, तो क्या बताइएगा, राष्ट्रीयकरण, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो इसका राष्ट्रीयकरण याद रखिएगा 1956 में हुआ था। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1956 में, ठीक है। चलिए यहाँ तक ये हो गया फैक्ट आपको याद। आगे देख लेते हैं इसमें क्या है, मेन इम्पोर्टेंट एक पूछ लिया जाता है आपसे, ठीक है, कि सुएज नहर को खुलने से, ठीक है, सुएज नहर को खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितना कम हो गया है। ये आपको हम 700 क्वेश्चन पढ़ाए हुए थे सुएज नहर के बारे में, कि सुएज नहर को खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितना कम हो गया है, तो याद रखिएगा 7000, ठीक है, 7000 किलोमीटर इन दोनों के बीच में कम हो गया है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32,
ठीक है। 32 में क्या है, एन्नोर बंदरगाह, ठीक है, कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोल रहा है कि निम्न में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है, तो इसके पहले आपको जानना होगा कि जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप जानिए कि जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं। लिख लीजिए, अगर कॉपी लेके बैठे हैं तो लिख लीजिए, जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, तो पहला लिख लीजिए, पहला आपका खादर हो गया, खादर, और दूसरा आपका हो गया बांगर। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, खादर और बांगर। ठीक है, अच्छा, खादर को हम क्या बोलते हैं, खादर को नया जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, इसको हम नया बोलते हैं। और बांगर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम पुराना। ठीक है, मतलब कि सबसे पुराना मतलब कौन है, तो सबसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है, तो बांगर है। ठीक है, जैसे अब क्वेश्चन आपको पूछा गया तो इसको हम सबसे पुराना बोलते हैं। तो जैसे कि अभी प्रश्न आपका है कि निम्न से पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है, तो सबसे पुरानी कौन है, तो बांगर हो जाएगा। और सबसे नई जलोढ़ मिट्टी कौन हो जाएगा, तो खादर हो जाएगा। ऐसे याद रखिए फिर आप। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है कि सर्वप्रथम खदानों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को किस वर्ष शुरू किया गया था। ठीक है, तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा, 1966 में शुरू किया गया था। ठीक है, लास्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर में क्या है कि कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का भाग है। ठीक है, तो कौन भाग है, तो याद रखिएगा इसमें से जो दिया हुआ ऑप्शन ये नहीं दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी, इसमें जो दिया हुआ है सभी जो है ना, सभी हिमालय श्रृंखला का भाग है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, सबका सब आपका हिमालय श्रृंखला का भाग है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करते चलिएगा। ठीक है, हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि आप लोग कम से कम, तो आप लोग भी मेहनत कीजिए। एक दिन पहले हम सेट भेज देते हैं आप लोग को ग्रुप में, उसको बनाइए, आप देखिए कि आपको कितना नंबर आ रहा है। उसके बाद आप इस वीडियो को देखकर आंसर बताइए कि आपका कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, तो बहुत कम लोग हैं जो बनाते हैं, डायरेक्ट वीडियो देखते हैं। ठीक है, देखिए वो भी अच्छा है, लेकिन हाँ, जो फैक्ट आपको बताया जाता है एक्स्ट्रा, उसको ज़रूर लिखिए, वही आपको काम देगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक एशिया और दक्षिण यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाती है। ठीक है, तो कौन नहीं बनाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्या, सुएज नहर नहीं बनाती है। चलिए सुएज नहर के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। सुएज नहर के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए सुएज नहर जो है ना, सुएज नहर पर किसका अधिकार है। सबसे पहली बात, अगर आप पढ़े होते हैं तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होता है सुएज नहर पर किसका अधिकार है, तो सुएज नहर पर मिस्र का अधिकार है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा सुएज नहर के बारे में। सुएज नहर जो है किसको किसको जोड़ती है। ठीक है, तो सुएज नहर किसको किसको जोड़ती है, तो याद रखिएगा आप, भूमध्य सागर। ठीक है, लिख लीजिएगा, भूमध्य सागर। ठीक है, भूमध्य सागर और किसको जोड़ती है सुएज नहर, और लाल सागर को। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है हम आपको बता देते हैं, लाल सागर को। अगर कभी आपसे पूछ दे, ठीक है, कि भूमध्य सागर को लाल सागर, ठीक है, कौन जोड़ता है, तो सुएज नहर किसको जोड़ता है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, कौन, सुएज नहर। चलिए और भी सुएज नहर के बारे में 1-2 पॉइंट आपको याद रखना है कि सुएज नहर का जो लंबाई है, ठीक है, लंबाई कितना है, तो सुएज नहर का लंबाई याद रखिएगा 193 किलोमीटर। कितना है, 193 किलोमीटर सुएज नहर का लंबाई हो गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आइए क्या है, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। देखिए भूमध्य रेखा के सबसे निकट है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा, ये सब तीनों इसी का नाम है। ठीक है, चलिए तो किसके निकट है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिंगापुर। ठीक है, क्या हो जाएगा, सिंगापुर। चलिए अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से, ठीक है, किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है। तो किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है, 39 का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्वारीय वन का।
तो ज्योग्राफी का आज का लास्ट प्रश्न है आपका, ठीक है, क्या है देख लीजिए। निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो ये हो जाएगा आपका सियाचिन, ठीक है, क्या हो जाएगा? सियाचिन। सियाचिन के बारे में एक दो पॉइंट आपको हम बता दें। सियाचिन जो है विश्व का सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र है, ठीक है। सियाचिन जो है वो विश्व का सबसे बड़ा क्या है? युद्ध क्षेत्र है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, यह विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है, यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है। सियाचिन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्या है? हिमनद है, ठीक है। तो यहाँ आपका ज्योग्राफी होता है समाप्त। चलिए, यानी कि देखिए आपका मात्र 30 मिनट, अगर जिसका ज्योग्राफी और हिस्ट्री होगा तो हिस्ट्री तो कल खत्म हो गया, आपका बस मात्र 30 मिनट लिए और 30 मिनट में आपको इतना फैक्ट बताए हैं कि अगर आप उसको कॉपी में नोट किए होते हैं तो वो समझिए कि कल जो सेट चलेगा ना उसमें एक दो प्रश्न आपको पूछ लिया जाएगा, तो वो आप नोट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की ओर। जिनका भी अगर इकोनॉमिक्स होता है सब्जेक्ट में उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसके डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, आप जुड़ सकते हैं। और नहीं तो लड़की लोग के लिए खास करके एक नंबर दिया गया है 91 42 650 549, ठीक है। अगर आप लोग को नहीं ऐसे जुड़ने आ रहा है तो आप इस नंबर पे मैसेज करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पे जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज हम अर्थशास्त्र के। क्या है सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, आइए। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? ठीक है, तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, साम्यवादी शासन प्रणाली का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। 42 में क्या है? भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो ये किस वर्ष हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा 1986 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, शेयर बाजार का नियामक संस्था है तो कौन हो जाएगा? तो 43 का आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सेबी, ठीक है। देखिए सेबी से याद रखिएगा, सेबी की स्थापना कब हुआ था? तो सेबी की स्थापना कब हुआ था? तो लिख लीजिएगा बाय डेट ऑफ 12 अप्रैल, ठीक है। कब हुआ था? तो 12 अप्रैल 1988 में। कब हुआ था? 12 अप्रैल 1988 में सेबी की स्थापना हुआ था। वहीं अगर हम बात करें आरबीआई, ठीक है, आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल, ठीक है, 1935 में। याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 में। अगर हम देखें कि एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? स्थापना तो हो गया 1 अप्रैल 1935 को, लेकिन पूछ दिया जाता है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी लिख लीजिएगा। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 में, ठीक है, 1949 में। 1 जनवरी 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। याद रखिएगा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेबी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है? क्वेश्चन नंबर 44 क्या है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? ठीक है, तो कब हुई थी? तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1986 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर क्या है? देखिए भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? 45 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 1881 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कि जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है, तो वह देश क्या कहलाता है? वह देश विकसित देश कहलाता है, ठीक है। वह देश क्या कहलाता है? वह देश विकसित देश कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। क्या है? प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल किया जाता है? ठीक है, या कौन शामिल किया जाता है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत? तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आयकर, ठीक है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 48 नंबर में क्या है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा कि इसमें आपका द्वितीय क्षेत्र नहीं दिया हुआ है, ठीक है। क्या है? तो नहीं, एक मिनट, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है ना? देखिए ये हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि देखिए प्राथमिक क्षेत्र में क्या आ जाता है? प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि आ जाएगा। कृषि जो है ये प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है, ठीक है। याद रखिए कृषि क्या है? तो प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण। उधर लिख लीजिएगा थोड़ा सा,
और हम लिखेंगे तो कट जाएगा, ठीक है। चलिए हो गया। कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। चलिए अगर आप देखिएगा, ठीक है, ये देखिए विनिर्माण, ये क्या है, ये द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण है, ठीक है। विनिर्माण क्या है, ये आपका द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण है, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण है। और उद्योग, उद्योग जो है ना, उद्योग, ये भी आपका द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण है। इसीलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि विनिर्माण उद्योग ये क्या है, द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण है। अगर हम बात करें सेवा, सेवा किस क्षेत्र का उदाहरण है, तो याद रखिए सेवा जो है ये आपका तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है, ठीक है। सेवा में क्या क्या आ जाता है, तो याद रखिए सेवा में आपका चिकित्सा आ जाएगा, सॉरी, सेवा में आपका बीमा आ जाएगा, बैंकिंग आ जाएगा, ये सब आपका सेवा क्षेत्र में आता है, ठीक है। अब प्राथमिक क्षेत्र में क्या आ जाएगा, यानी कि कृषि की अगर हम बात करें तो इसमें पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सब आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। 49 में क्या है कि रुपए का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब हुआ था, ठीक है। तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा, 1949 में। कब हुआ था, 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। किस स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 50 का, तो मुद्रास्फीति, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। 51 में क्या है कि बिहार के आर्थिक संरक्षण 21-22 के अनुसार, ठीक है, अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है, ठीक है। तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 15.3%, क्या हो जाएगा 15.3%। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं। क्या है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 52 का, 51.50%, क्या हो जाएगा 51.50%। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्या है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार, ठीक है, गलत कथन को चुनिए। इसमें गलत कथन क्या है, चलिए देखते हैं कि बिहार के प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% की दर से वृद्धि हुई थी, क्या ये सही है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। बिहार में द्वितीय क्षेत्र में, चलिए ठीक है, बिहार में द्वितीय क्षेत्र में 4.8% की दर से वृद्धि हुई थी, तो ये भी सही है, द्वितीय क्षेत्र में ऐसा हुआ था। चलिए ये भी आपका सही है। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा में क्या है कि बिहार में तृतीय क्षेत्र 8.5% की उच्चतम दर से बढ़ा था, तो ये भी आपका सही है। चौथा देख लेते हैं, चौथा में क्या है, ठीक है, तो बिहार में, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई थी, तो ये आपका गलत है, ठीक है। बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में कितना का वृद्धि हुआ था, अभी आपको ऊपर दिखा रहा है 2.3, यहाँ क्या बोलते हैं 2.8, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है। यानी कि कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं। 54 में क्या है, आइए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के, ठीक है, GSDP डैश का होने का अनुमान है, ठीक है। तो कितना होने का अनुमान है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3.47%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्या है, वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी के लिए वायु मार्ग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्या है, प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम को चुनिए, ठीक है। तो चुनना है, तो सही क्रम क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले इसका ये हो जाएगा आपका नवादा, फिर किशनगंज, फिर पूर्वी चंपारण, अररिया और बिहार, शिवहर, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 56 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 के चलते हैं। आइए, क्या है, NSSO के, ठीक है, 68वें दौरे के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। चलिए हम इस पर विचार करते हैं, कौन सा कथन सत्य है, देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लिए गरीबी रेखा को 27.20 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिभाषित किया गया, क्या ये सही है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा
33.33 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिभाषित किया गया था। क्या ये सही है? तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। भारत की, ठीक है, 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी। क्या ये सही है? तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी। क्या ये सही है? तो देखिए अभी जस्ट ऊपर हम देखें, ठीक है, शहरी ना, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है? तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सत्य है? तो यानी कि 1 2 3 तीनों का तीनों सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, 57 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं। 52 में क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 58 में क्या है कि निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? ठीक है, तो कौन करता है? 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? षड्यंत्र और मशीनरी उपकरणों में 1 करोड़ रुपए से अधिक निवेश नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 59। चलिए क्या है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है? ठीक है, तो कौन सा गलत है देखते हैं। जल निकायों की मरम्मत और नवीकरण, क्या ये गलत है कि सही है? तो ये तो आपका सही है। कुओं का निर्माण, ये भी आपका सही है। जल मृतों के पुनः भरण की वृद्धि, ये भी आपका सही है। वर्षा संचयन संरचनाओं का निर्माण, ये भी आपका सही है। तो गलत कौन है? तो यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई भी इसमें गलत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं। 60 नंबर में क्या है देखते हैं। आइए, भंडारी समिति किससे संबंधित है? ठीक है, तो भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनः संरचना पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। ठीक है, आइए, राष्ट्रीय पेंशन योजना, ठीक है, एनपीएस से संबंधित सही कथन चुनिए। तो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एनपीएस को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 की क्या है कि जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 62 का? तो देख लेते हैं। इसका हो जाएगा यह उत्तरी सीमा, ठीक है, 1 मिनट, चलिए ठीक है, आइए, यह उत्तरी सीमा पर, ठीक है, सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है। ठीक है, यानी 62 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है? बिहार सरकार को, ठीक है, डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था? तो किस लिए दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या है? कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए दिया गया था। याद रखिएगा, ये थोड़ा आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है? आइए, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? ठीक है, तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 की ओर चलते हैं। क्या है? इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 66 का? चलिए देखते हैं। नीति आयोग के सचिव, तो ये तो हैं, ये तो सही बात है। योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव, तो ये भी हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष, तो ये भी है। भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो ये भी है। यानी कि इसमें कौन हिस्सा नहीं है? तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। क्या है? अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए, इसमें थोड़ा मिलान करना है,
इसको थोड़ा हम छोटा कर लें। चलिए क्या है, तो सूची 1 है, सूची 2 है, ठीक है, मिलान करें। तो सरकारिया आयोग, तो सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा ये केंद्र और राज्य के संबंध से है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सॉरी। सरकारी आयोग किस में आ जाएगा? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 में आ जाएगा। चलिए सी रंगराजन समिति, तो सी रंगराजन समिति क्या है? तो याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा गरीबी की माप, गरीबी की माप, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में चला जाएगा। अच्छा पारेख समिति, तो पारेख समिति क्या है? तो पारेख समिति जो है ये आपका कहाँ चल जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 की ओर। यहाँ से ही आपको मिल जाएगा, यानी कि 1 का क्या है? 1 का 3, ठीक है, और 2 का 1। देखिए कि 1 का 3 2 का 1 किस में है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में, 1 का 3 2 का 1, ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। आइए, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें, ठीक है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्य दिया हुआ है। अब इस पर विचार क्या करना है? इसे बताना है कि भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपयुक्त के सही आरोही क्रम में चुने, ठीक है। तो चलिए आपको चुनना है आरोही क्रम में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 68 का? तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है, कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश और पंजाब कहाँ पे दिख रहा है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश नहीं, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये भी आपका गलत हो गया। आंध्र प्रदेश ये भी आपका गलत हो गया। आंध्र प्रदेश ये भी गलत हो गया। पश्चिम बंगाल, पंजाब ये भी आपका गलत हो गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। इसका क्या हो जाता सही कथन? तो आप लिख लीजिए, सबसे पहले पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब, ठीक है। सबसे पहले क्या हो जाएगा? तो पश्चिम बंगाल आपका 1 नंबर पे हो जाएगा, फिर उत्तर प्रदेश आपका पश्चिम बंगाल, हाँ 2 नंबर पे उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 3 नंबर पे कौन हो जाएगा? तो आपका पंजाब हो जाएगा। 4 पे आपका हो जाएगा। चलिए देखिए, पश्चिम बंगाल आपका 1 नंबर पे हो जाएगा, उत्तर प्रदेश आपका 2 नंबर पे हो जाएगा, पंजाब आपका 3 नंबर पे हो जाएगा, 4 पे आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 की ओर चलते हैं। क्या है? आइए, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? ठीक है, तो कौन सा राज्य है? ये हो जाएगा आपका राजस्थान, ठीक है। कहीं कहीं आपको राजस्थान और गुजरात दोनों देगा, याद रखिएगा, राजस्थान और गुजरात दोनों देता है। तो यहाँ आपका गुजरात नहीं दिया तो आप राजस्थान मार सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 में क्या है? देखिए कि उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वो आपको बताना, आपसे यहाँ नहीं पूछा है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है? ये आपका सही ऑयल रिफाइनरी कहाँ है? तो बरौनी में। सीमेंट कहाँ है? तो बंजारी में, ठीक है। फर्टिलाइजर कहाँ है? तो भोराही में। लेकिन रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी कहाँ है? भागलपुर। ये आपका गलत है, भागलपुर नहीं होता, यहाँ पे आपका मुजफ्फरपुर हो जाता है, ठीक है। कहाँ हो जाएगा? मुजफ्फरपुर, ठीक है, यही आपका गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 को चलते हैं। 71 में क्या है कि टाका किस देश की मुद्रा है? तो टाका किस देश की मुद्रा है? ये तो सबको पता होगा, ये बांग्लादेश की मुद्रा है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है कि बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब पारित हुआ? ठीक है, तो ये कब पारित हुआ था? तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1976 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? ठीक है, तो किस स्तर पर काम करता है? तो 73 का क्या आंसर हो जाएगा? तो जिला स्तर पर काम करता है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। तो 74 में क्या है? चलिए देखते हैं 74 में क्या है। 74 में आपका है कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सेवा, ठीक है। और सेवा क्षेत्र में क्या क्या आते हैं? तो लिख लीजिए, बैंकिंग आएगा आपका, ठीक है, बैंकिंग, बीमा, ये सब क्या है? बैंकिंग हो जाएगा, बीमा हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, देखिए सेवा क्षेत्र में क्या क्या आता है, ठीक है। तो पहले नंबर पे आप लिख लीजिए बैंकिंग, ठीक है, ये आपका आएगा। कभी पूछ देगा कि बैंकिंग किस क्षेत्र में आएगा, तो आपको याद रखना होगा सेवा क्षेत्र में बैंकिंग हो जाएगा, बीमा हो जाएगा, ठीक है। और आपका शिक्षा भी आता है, सेवा क्षेत्र में ही आता है, ठीक है,
शिक्षा भी आपका सेवा क्षेत्र में हो जाएगा, चिकित्सा भी आपका सेवा क्षेत्र में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है कि सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उदारीकरण कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जनेवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग कार्य कर रही है। ठीक है, तो कितने राज्य कार्य कर रही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 35 राज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 क्या है कि भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था। तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कलकत्ता में किया गया था। कब, तो 1818 में। कब किया गया था, तो 1818 में। कहाँ, तो कलकत्ता में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं आपको मुंबई देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस पर थोड़ा गौर कीजिएगा, मुंबई भी कहीं कहीं हो जाता है और कलकत्ता भी दे देता है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को गोल कर लीजिए। ठीक है, इस पर देख लिया जाएगा इसको बाद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। तो ये आज का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, इसके बाद हम सामान्य अध्ययन की ओर चलेंगे, जो 40 नंबर सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपको लग रहा है कि हम 80 नंबर पढ़ के हो जाएगा, तो आप इस चक्कर में मत रहिएगा। 40 नंबर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है। ठीक है, तो कौन सा व्यापारी के लिए, तो चालू खाता, या ये जो है व्यापारियों के लिए है। चलिए, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए, तो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों को दिया जाता है। ठीक है, अगला को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 में क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल, ठीक है, मेट्रोलॉजी कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, 82 का क्या हो जाएगा, तो पुणे में स्थित है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। 83 में क्या है, आइए, तो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो 83 का आंसर क्या हो जाएगा, तो बेंगलुरु में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 84 नंबर में क्या है, द जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो इसके लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संजय बारू। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 में क्या है, देखिए, ऑर्डर ऑफ मोलिवनिया सन किस देश की स्वराज पुरस्कार है। ठीक है, तो 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा ये जापान का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 86, निम्नलिखित में से, ठीक है, किस में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है। तो किस में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, H2S में नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, लूनर कास्टिक के नाम से जाना जाता है। तो लूनर कास्टिक के नाम से किससे जाना जाता है, 87 के क्या हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी। चलिए 88 देखते हैं, ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है उसके, तो किस पे करता है, तो 88 का हो जाएगा, आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 क्या है कि वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो साइड मिरर में जो होता है उसे हम उत्तल दर्पण बोलते हैं। अगर आप दाढ़ी बनाते हैं उसमें आपका अवतल दर्पण होता है। ठीक है, गाड़ी का हेडलाइट जो होता है उसमें भी आपका अवतल दर्पण होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 क्या है कि सरसों किस कुल का पौधा है। तो सरसों किस कुल का पौधा है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, क्रूसी फेरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यूरोपा निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है। तो यूरोपा निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 91 का, तो बृहस्पति हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 92, शरद विषु किस स्थिति कब होती है। शरद विषु की स्थिति कब होती है, 92 का आंसर क्या हो जाएगा, 23 सितंबर। क्या होता है, 23 सितंबर होता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, आ गया ना पढ़ा हुआ आपका,
ठीक है, तो कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 93 का। आपको हम बहुत अच्छा से उस दिन समझाते हैं, ठीक है। तो केप कोमरिन हो जाएगा, ठीक है। और दूर दक्षिणतम बिंदु बोलेगा तो क्या हो जाता? तो इंदिरा पॉइंट हो जाता, ठीक है, दूर दक्षिणतम बिंदु। लेकिन आपके यहाँ का मुख्य भूमि से पूछा ना, इसीलिए केप कोमरिन राइट आंसर। 93 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 की ओर चलते हैं। क्या है? आइए 94 नंबर देख लेते हैं क्या है। देखिए, निम्नलिखित में से किस लोह अयस्क में लोहे का अंश सर्वाधिक होता है? तो 94 का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो मैग्नेटाइट में अधिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो भारत में कौन सा राज्य ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि बिहार से लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या क्या है? तो 96 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी 6। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहाँ की संज्ञा दी गई है? ठीक है, तो किसे दी गई है? तो भाग 3 को। अच्छा, अगर हम भाग 4 की बात करें, तो लिख लीजिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अगर पूछ दे कि संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संज्ञा दी गई है, तो भाग 4 में। ठीक है, अगर हम भाग 5 की बात करें, तो भाग 5 में क्या है? तो आपका संघ की बात किया गया है। भाग 5 में क्या है? तो संघ है। अब भाग 4 के कम में अगर हम देखें, चलिए देख लेते हैं। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। भाग 4 के कम में, यहाँ आप देखें भाग 4 में क्या था? यहाँ आपका राज्य की नीति निर्देशक तत्व देखें, लेकिन एक मिनट, देखिए यहाँ भाग 4 के कम में क्या है? तो लिख लीजिए मौलिक कर्तव्य है। भाग 4 के कम में क्या है? तो मौलिक कर्तव्य है। अब मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद कितना में है? तो याद रखिएगा 51 के कम में। 51 के कम में आपका मौलिक क्षेत्र का मौलिक कर्तव्य का अनुच्छेद है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98 में क्या है? तो निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ? ठीक है, नहीं हुआ आपसे पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? 1965। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। ठीक है, तो शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? तो शारदा अधिनियम जो था किससे संबंधित था? यह आपका बाल विवाह से संबंधित था। चलिए थोड़ा सा लिख लेते हैं। ठीक है, विधवा पूर्ण विवाह कब हुआ था? तो याद रखिए 1856 में। विधवा पूर्ण विवाह कब हुआ था? तो 1856 में। ठीक है, अगर हम बात करें सती प्रथा कब हुआ था? तो सती प्रथा 1829 में हुआ था। और उसमें अगर पूछ दें उसमें कौन सा मतलब कि कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। ठीक है, आगे देखते हैं। सती प्रथा को मतलब पूर्ण प्रतिबंध कब लग गया था? तो 1829 में। दास प्रथा की अगर हम बात करें, दास प्रथा कब हुआ था? 1843 में। ठीक है, और किसके शासनकाल में? तो एलन बरो के शासनकाल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो लिख लीजिएगा दादा भाई नौरोजी। कौन थे? तो दादा भाई, ठीक है, लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, नौरोजी। ठीक है, चलिए अगला इसी में अगर हम पॉइंट की बात करें, 1907 में क्या हुआ था? ठीक है, तो 1907 में सूरत अधिवेशन, इसमें क्या हुआ था? तो याद रखिएगा कांग्रेस का विभाजन। अगर पूछे कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में, सूरत अधिवेशन। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि गरम दल और नरम दल दो भाग में बट गया था। ठीक है, विभाजन में गरम दल अलग हो गया था और नरम दल अलग हो गया था। अगर हम बात करें 1929 की लाहौर अधिवेशन, ठीक है, तो इसी लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। ठीक है, अगर पूछे कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में लाहौर अधिवेशन में किया गया था, और उसमें उसका अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, यहाँ तक ओके हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 101। 101 में क्या है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? ठीक है, तो ये किस वेद से संबंधित है? 101 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद से। ठीक है, किस वेद से है? तो यजुर्वेद से। अगला देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 क्या है? कथा सरी सागर के रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता कौन थे? तो सोमदेव। इसके रचयिता कौन थे? सोमदेव। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103 में क्या है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? ये हो जाएगा आपका लाहौर
अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 में क्या है देख लीजिए। दीवान ए आरिज नामक सैन्य विभाग का गठन किसने किया? ठीक है, तो किसने किया था? तो इसका बलवन ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, किसने किया था? तो बलवन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 क्या है, आइए। डम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो डम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये किस राज्य में है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 105 का? तो मिजोरम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 106 की ओर चलते हैं। देखिए मैथ रीजनिंग आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि ये बनाना बहुत मतलब कि यहाँ संभव नहीं है। ठीक है, तो इसका चलिए 106 का आंसर क्या हो जाएगा देख लीजिए। हम सिर्फ आपको आंसर बता देते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर मिला लेते हैं। 106 का क्या हो जाएगा? तो 106 का आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 17। 107 का देख लेते हैं, आइए 107 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 107 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 108 का क्या हो जाएगा? तो इसका 108 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 109 की बात करें तो 109 का क्या हो जाएगा? ठीक है, तो 109 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 110 का अगर देख लें तो 110 का क्या हो जाएगा? ठीक है, तो 110 का भी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 111 की अगर हम बात करें तो 111 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 112 की बात करें तो 112 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 113 की अगर हम बात करें तो 113 का क्या हो जाएगा? ठीक है, तो 113 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, 114 नंबर देखते हैं क्या है। चलिए तो 114 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 170 हो जाएगा। 115 की अगर हम बात करें तो 115 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 116 की अगर हम बात करें तो 116 का क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 117 की अगर हम बात करें तो 117 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब 118 की अगर हम बात करें तो 118 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। 119 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो 119 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 120 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 120 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से हम लोग क्या किए कि आज सेट दो आपका एक तरह से देखा जाए मतलब कि सेट एक ही है एक तरह से। ठीक है, तो हम लोग भी आज इधर से आपका सेट एक भी खत्म हो गया, उधर से भी एक सेट एक खत्म हो गया। तो टोटल हम लोग सेट 2 खत्म कर चुके हैं। ठीक है, 15 को सेट है, जिसमें से सेट 2 खत्म, 13 सेट और बचा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।